डीमन स्लेयर की ऑफिशियल कहानी को बनाने से पहले इसके क्रिएटर को कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स का सामना करना पड़ा था। आखिर कहां से लिया गया है डीमन स्लेयर की एनिमी का इंस्पिरेशन। इस सीरीज के मेन लीड यानी तांजीरो और नेजुको के नाम का मतलब आखिर क्या है। डीमन स्लेयर के किन किन लोकेशंस को किन किन रियल लाइफ लोकेशंस पर मॉडल किया गया है। कौन कौन से स्पिन ऑफ्स और सीक्वल्स और अडॉप्टेशंस इस सीरीज के अब तक हुए हैं और क्या है इस एनिमे और मांगा की क्रिटिकल और फाइनेंशियल सक्सेस। बहुत ही कम समय के अंदर डीमन स्लेयर का फैंडम काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उन्हीं का हिस्सा हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हैं जिन्होंने लंबे समय से कमेंट्स में इस पर्टिकुलर एनिमे की डिमांड की थी। एंड आई एम रियली सॉरी कि मुझे अब जाकर टाइम मिला आपकी इस डिमांड को पूरा करने का। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग ऑसम द डीमन स्लेयर फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। डीमन स्लेयर एनिमे, जिसे किमेत्सु नो याइबा के नाम से जापान के अंदर जाना जाता है, बेस्ड है इसी नाम के मांगा के ऊपर, जिसे जापानीज आर्टिस्ट और राइटर कोयुहारू गोताओगु ने लिखा था, जो एक्चुअली जापान के वीकली शोनन जंप में 15 फरवरी 2016 से लेकर मई 18, 2020 तक चला था और इसके अब तक 23 वॉल्यूम्स रिलीज हो चुके हैं। लेकिन इस सक्सेसफुल एनिमे की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी और इनिशियली ये आइडिया मांगा के अंदर कई बार चेंज किया गया है, जहां पर इनिशियली इसके क्रिएटर कोयुहारू ने हाइनी वा नो ज़िगज़ैग नाम का एक मांगा रिलीज करने की कोशिश की थी, जो जापान में एक्चुअली सीरियलाइज नहीं हो पाई, जिसके कारण उनके एडिटर तात्सुइको कातायामा ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो बेसिकली कुछ ऐसा लिखे जो जापानीज ऑडियंस के लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। जिसके बाद राइटर कोयुहारू गोताओगु ने किसात्सु नो नागारे नाम का एक मांगा लिखा, जो बेसिकली डीमंस और स्वॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमती थी। साथ ही साथ ये जापानीज ऑडियंस के लिए काफी फेमिलियर कॉन्सेप्ट था, लेकिन विद अ सीरियस टोन, लैक ऑफ कॉमिक रिलीफ एंड डार्क स्टोरी होने की वजह से ये भी सीरियलाइज नहीं हो पाई, जिसके कारण उन्हें यहाँ पर इस मांगा को और ज्यादा ब्राइट करने का सजेशन दिया गया। फाइनली उन्होंने किसात्सु नो याइबा नाम का इस मांगा का एक अर्ली ड्राफ्ट लिखा, जिसमें एक्चुअली सात्सु का मतलब किल और याइबा का मतलब ब्लेड था। बाद में उन्होंने फाइनली इस नाम को एक बार फिर से चेंज किया किमेत्सु नो याइबा के नाम से, और इसी के बाद से पूरी दुनिया में डीमन स्लेयर की कहानी चालू हो गई। अब फाइनली अगर आपने बहुत सारी एनिमे देखी है तो आप में से बहुत सारे लोगों को इस एनिमे के अंदर बहुत सारी कई और एनिमे का इंस्पिरेशन की झलक देखने को मिली होगी। और अपेरेंटली यहाँ पर इस एनिमे के एडिटर तात्सुइको कातायामा के हिसाब से कई सारे मांगास और एनिमे से इंस्पिरेशन भी लिया गया है, जिसमें जोजोस बिज़ार एडवेंचर, नारुतो और ब्लीच जैसी कई सारे फेमस एनिमे का इंस्पिरेशन लिया गया था। साथ ही साथ इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट यानी तांजीरो के स्कारफेस का इंस्पिरेशन एक और एनिमे कैरेक्टर हिमुरा केंशिन से लिया गया है। लेकिन इस एनिमे का आखिर टाइम पीरियड क्या है? वेल, जैसा कि जापान के अंदर टाइम पीरियड्स को एरास के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, 1912 से लेकर 1926 तक चले जापान का ताइशो पीरियड ही इस एनिमे की टाइम और सेटिंग का एक इंस्पिरेशन था, जिसने एक्चुअली जापान के ट्रेडिशनल बैकड्रॉप के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को भी काफी अच्छे से सीरीज के अंदर अडॉप्ट करने की सहूलियत दी। इसके अलावा अगर बात किया जाए कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स के बारे में, तो यहाँ पर डीमन स्लेयर्स एक्चुअली एक स्पेशल प्रकार का स्वॉर्ड्स यूज करते हैं, जिसे नीचरिन स्वॉर्ड्स कहते हैं, और इन ब्लेड्स को रेयर ओर से बनाया जाता है, जो डीमन के ब्लड के एक्सपोजर में आके अपना कलर चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये इसके होल्डर के ब्रीदिंग टेक्निक को भी सिग्निफाई करता है। इसके अलावा हाओरी उन स्पेशल जैकेट्स को कहते हैं जो डीमन स्लेयर्स की यूनिफॉर्म का पार्ट होता है और डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक सिंबल भी। इसके अलावा हानाफुदा इयररिंग्स इन डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स के द्वारा पहना जाता है, जो बेसिकली जापानीज कार्ड गेम को रिप्रेजेंट करती है, और अलग अलग इयररिंग्स बेसिकली इन कैरेक्टर्स के अलग अलग पर्सनैलिटीज को सिग्निफाई करती है। डीमन स्लेयर की पूरी कहानी के अंदर ब्रीदिंग टेक्निक्स का एक बहुत ही बड़ा एम्फेसिस होता है, और वाटर ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग और थंडर ब्रीदिंग जैसे कई सारे टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल इन एनिमेज के अंदर हमें देखने को मिला है। बट ये टेक्निक्स यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ऑन टोटल इस एनिमे के अंदर 11 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, जिसे अलग अलग डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर परफॉर्म करते हैं। वहीं पर अगर आप इस एनिमे के फैन हैं तो आपने अलग अलग कैरेक्टर्स के नामों को अब तक पूरी तरह से तो रट ही लिया होगा। ऐसे में इस एनिमे के दो मेन लीड तांजीरो और नेजुको के नामों का अलग अलग मतलब भी है, जिसमें तांजीरो के तान का मतलब चारकोल होता है, वहीं पर नेजुमी का मतलब माउस होता है।
इस सीरीज के अंदर तांजीरो की हेडबट टेक्निक काफी ज्यादा पॉपुलर है। बट क्या आपको मालूम है कि एनिमे और मांगा के अंदर इसकी ओरिजिन कहां से शुरू हुई थी? वेल, तांजीरो की सर भिड़ाने की टेक्निक तांजीरो ने इनहेरिट की है क्ली कामोडो से, जो उसकी माँ थी, जिनका हेडबट का पावर इतना था कि वो एक पूरे के पूरे बोर को अपनी हेडबट टेक्निक से गिरा सकती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सीरीज को दुनिया भर में पॉपुलर करने के पीछे आखिर कितना मेकिंग कॉस्ट आता है? वेल, अगर यहाँ पर खाली एनिमेशन की बात की जाए तो यहाँ पर सीजन 3 लाख से $1 मिलियन तक का खर्चा आ सकता है। वहीं पर वॉइस एक्टिंग के लिए $70,000 से लेकर $1.5 लाख तक का खर्चा आ सकता है। वहीं पर म्यूजिक और साउंड में $30,000 से $50,000 तक का खर्चा, और बाकी दूसरे प्रोडक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो ये $30,000 से $50,000 तक पहुँच जाते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें कई सारे खूबसूरत बैकड्रॉप्स को भी दिखाया जाता है, पर क्या आपको मालूम है कि उनमें से कुछ बैकड्रॉप्स को रियल लाइफ के कुछ लोकेशंस पर ही मॉडल किया गया है। फॉर एग्जांपल, इस सीरीज में दिखा हुआ स्पाइडर माउंटेन एक्चुअली माउंट कोयासान पर बेस्ड किया गया था। वहीं पर तांजीरो के घर का बनाने का स्टाइल जापान के शिराकावागु के कई सारे घरों के डिजाइन पर मॉडल किया गया है। वहीं पर इस सीरीज के पहले सीजन के बाद इसके अपने मूवी डीमन स्लेयर द म्यूगन ट्रेन को रिलीज किया गया था, जिसका रिकॉर्ड है कि इसने दुनिया भर में $500 मिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था, जिसे इसने 2020 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनाया था, और ये अब तक जापान की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम है। साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी ये जापानीज एनिमे के रूप में भी है। वहीं पर अगर आप इस एनिमे सीरीज के इतने बड़े फैन हैं कि अपने एनिमे सीरीज के साथ साथ इसकी पूरी की पूरी मांगा भी पढ़ ली है, तो शायद आपको नहीं मालूम कि इसे कुछ और मीडियम्स के अंदर भी अडॉप्ट किया गया था, जिनमें से एक था स्टेज प्ले, जहां पर अप्रोक्सीमेटली इन्हें 4 बार अडॉप्ट किया गया है, जिनमें से सबसे पहले जनवरी से फरवरी 2020 तक टोक्यो के ह्यूगो प्रेफेक्चर के अंदर AIIA 2.5 थिएटर में इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था। इसमें एक पूरी की पूरी नई कास्ट और क्रू ने इस एनिमे के कई सारे कैरेक्टर्स को प्ले किया था। बाद में अगस्त 2021 में इसका सेकंड पार्ट लॉन्च किया गया, जिसका नाम था डीमन स्लेयर द सेकंड बॉन्ड्स, जिसमें सेम कास्ट ने ही इस प्ले को परफॉर्म किया था। वहीं पर फाइनली 2022 के सितंबर और अक्टूबर में म्यूगन ट्रेन पर इसके कई सारे लाइव प्लेस को भी किया गया, और फाइनली चौथे प्ले को इसके एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर पर मॉडल किया गया, जिसे इस साल नवंबर और दिसंबर में परफॉर्म किया जाएगा। और इसके कहानी की और भी कई सारे प्रकार हैं जो या तो डेवलप हो चुके हैं या होने वाले हैं। एग्जाम्पल के रूप में इस कहानी के कई सारे स्पिन ऑफ्स भी हैं, जैसे कि 2 चैप्टर का गियो तोमियो का गाइडेन, जो गियो की कहानी पर फोकस करती है, और इसे 1 अप्रैल और 8 अप्रैल 2019 को रिलीज किया गया था। इसके साथ साथ 7 से 29 सितंबर 2019 में शुएशा की सोनन जंप ऐप और वेबसाइट के अंदर किमेत्सु नो आइमा रिलीज की गई थी, जो बेसिकली इस पूरी की पूरी कहानी का एक फनी एडॉप्टेशन थी। वहीं पर मई 2020 में क्योजोरू रेंगोकू गाइडन को रिलीज किया गया, जो रेंगोकू गाइडन की 2 चैप्टर्स पर बेस्ड थी। साथ ही साथ नात्सोमी होकामी की कहानी किमेत्सु गाकुएन को भी रिलीज किया गया था। इसके साथ साथ इसके कई सारे लाइट नॉवेल्स को भी रिलीज किया गया था, जैसे कि डीमन स्लेयर द फ्लावर ऑफ हैप्पीनेस और डीमन स्लेयर वन विंग बटरफ्लाई। साथ ही साथ फैंस ने इसका पूरा का पूरा डीमन स्लेइंग कॉप मेमोरेंडम भी रिलीज किया है, जो बेसिकली अलग अलग कैरेक्टर्स के पूरे बैकग्राउंड की जानकारी देता है। बात करें अगर इस सीरीज के कुछ अचीवमेंट्स की, तो साल 2020 के अंदर डीमन स्लेयर ने जापान में एनुअल सेल्स 1 ट्रिलियन येन का किया था, जहां पर वैसे तो साल 2020 में इसकी बुक्स की सेल 1% गिरी थी, बट फिर भी 2020 में ये पोकेमॉन, मिकी माउस, पीनट्स और स्नूपी जैसे फ्रेंचाइज को पीछे छोड़ते हुए जापान की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फ्रेंचाइज में से एक बनी थी, जहां पर अकेले एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाले आर्क को ही 18.43 मिलियन व्यूअर्स ने देखा था, जो इस सीजन के एपिसोड 11 तक 26 मिलियन तक गया था। वहीं पर मांगा भी किसी से पीछे नहीं है, और साल 2021 तक इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 150 मिलियन कॉपीज दुनिया भर में सर्कुलेट किए थे, जिसके कारण इसके मांगा की रैंकिंग वन पीस और नारुतो जैसे मांगास के आसपास आ गई थी। और साल 2021 के सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग और बेस्ट सेलिंग मांगास में से एक बनी थी। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली, तो इस एनिमे ने क्रिटिकली भी बहुत लोगों का दिल जीता है, जहां पर सबसे पहले इसके मांगा को 2020 में आइजनर अवार्ड फॉर बेस्ट मांगा दिया गया था। साथ ही साथ डीमन स्लेयर को सुगोई जापान के लिए भी चुना गया था, जो बेसिकली जापानीज पॉप कल्चर के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट होती है, जो मांगा, एनिमे और मूवीज के फील्ड में दिया जाता है।
साथ ही साथ इसे 2021 में 58 जापान कार्टूनिस्ट एसोसिएशन अवार्ड के अंदर ग्रैंड प्राइज मिला था। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस एनिमे के बारे में और क्या क्या जानते हैं। हो सकता है हम जल्दी इसका एक पार्ट 2 भी बना दें। वैसे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।